हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होना तय है। तो अब हम लोग अपना पूरा कोर्स करने के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को अब जल्दी से जल्दी लगभग सारे टॉपिक्स को टच करना है ताकि एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर सकें। और हमारे पास टच करने हर टॉपिक को टच करने के लिए यानी कि अच्छी तरह से हर टॉपिक को हम पढ़ सकें, एग्जाम में कोई भी सवाल हमसे ना छूटे, इसके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। और प्लानिंग कैसे की जाए कि हम उन चीज़ों को जो एग्जाम में आने वाले हैं लगभग सभी चीज़ों को सॉल्व कर सकें, समस्या हमें ज़्यादा ना आए। और अभी समय भी बहुत कम बचा हुआ है, समय हम ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन बचा हुआ है आपके पास। तो इन 40 दिनों की स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी। तो हमने आज गणित के बारे में बात करने के लिए विचार किया, सोचा है आप लोगों को बताते हैं कि आपके यहाँ कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से आते हैं और कितना ज़्यादा आता है। तो भाई हमारे कोर्स में लगभग 12-13 टॉपिक हैं जो हमें हैं, बाकी और सभी चीज़ों को काट के निकाल दिया गया है। कोविड की वजह से कोर्स कम कर दिया गया है। जो भी समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है, ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ रहे हैं, स्कूल खुला नहीं, और खुला भी तो ज़्यादा समय के लिए खुला नहीं। तो अब हम लोग इन टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए हमारे पास गणित के टॉपिक हैं। पहला है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में दो तरह के सवाल आते हैं, एक त्रिकोणमिति परिचय आता है और एक त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी के सवाल आते हैं। दूसरा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। इनसे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। निर्देशांक ज्यामिति हर साल आता है। ये जो टॉपिक आपके पास दिख रहे हैं इनमें से हर साल 1 या 2 सवाल 3 सवाल तक आ जाता है। कुछ ऑप्शन वाले भी आ जाते हैं और कुछ सॉल्व करने के लिए भी आते हैं। तीसरा टॉपिक है आपका सांख्यिकी। सांख्यिकी जो लगभग हर साल 1 या 2 सवाल पूछा जाता है, कभी छोटा सवाल और कभी बड़ा सवाल भी पूछा जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, भैया ये तो आना ही चाहिए आपको। दो चर वाले रैखिक समीकरण जरूर से जरूर आप लोगों को आना चाहिए। ये दो तरह का होता है आपके यहाँ, एक जो समीकरण देके सॉल्व करवाया जाता है, उसके 3-4 मेथड हैं, और एक स्टोरी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और चौथा 5वां टॉपिक है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये आपको मैथ में हमेशा इस्तेमाल होने वाले टॉपिक हैं। द्विघात समीकरण नंबर 6 पर आता है वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आपके यहाँ बस दो ही तरह का है। पहला है त्रिज्यखंड और दूसरा है लघुखंड और दीर्घखंड के बारे में आपसे पूछा जाता है। रचनाएं, रचना जो हर साल एक सवाल जरूर आता है। रचनाओं में आपके यहाँ बस 2-3 टॉपिक हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। नंबर 8 पे आता है मेंसुरेशन, जिसमें आपको क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात किया जाता है। क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ से है। त्रिभुज नंबर 9 टॉपिक पे हम आपको रख रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्योंकि थोड़ा ज्यादा बड़ा टॉपिक है इसलिए हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। त्रिभुज सर्वांग समता तो आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा समरूपता, ठीक है। समरूपता मतलब एक जैसा, और इस पर कुछ परिभाषा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं और इसमें सिद्ध करने के लिए भी आता है। तो हम आज बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति में आपके यहाँ कुछ अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। त्रिकोणमिति पहला टॉपिक को पढ़ने चल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आपके यहाँ लगभग 3-4 तरह के टॉपिक हैं, ठीक है। पहला टॉपिक आता है आपके यहाँ जब आपको इस तरह से वैल्यू दे दी जाती है। साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आपसे पूछा जाता है सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। कहा जाता है
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए लाल बटे कब का। लाल मतलब L/K। ये टॉपिक 3 टुकड़ों में टूट जाता है। ये पहला होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का और तीसरा होता है टैन का। ठीक है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण और टैन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ये हो जाता है आपका लंब बटे कर्ण, ये हो जाता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाता है लंब बटे आधार। ठीक है, और ये सभी मिलते कहाँ है भैया, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण क्या होगा 90 अंश होगा और एंगल, जिस एंगल की बात करेंगे उसके ठीक सामने वाला होता है आपका लंब यानी कि L, और उसके नीचे जो 90 अंश के साथ उसके साथ अटैच्ड लाइन है वो होता है आधार। क्या होता है, आधार। ठीक है, और एक तीसरी रेखा जो तिरछी सी होती है वो होता है कर्ण। त्रिकोणमिति में कर्ण हमेशा स्थिर रहता है और लंब और आधार कोण के हिसाब से वैरी करते हैं। ठीक है, A, B और C। ठीक है, जब जिस कोण की बात करेंगे हम उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है और उस कोण के नीचे वाली भुजा यानी कि लंब के अलावा जो भुजा एक होती है कोण के साथ उसको कर्ण कहा जाता है। एक अन्य भुजा जो लंब के साथ और कर्ण के साथ भी जुड़ी होती है और 90 एंगल के साथ जुड़ा होता है वो होता है आधार। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी त्रिभुज को इस तरीके से बनाएं, यहाँ पर 90 अंश हो गया आपका, ये A, B और C है और हम कोण इस कोण की बात कर दें तो हमारा जो लंब है वो सामने चला जाएगा नीचे की तरफ, लंब यहाँ हो जाएगा, आधार यहाँ हो जाएगा और कर्ण अभी भी स्थिर है। कर्ण यानी कि स्थिर रहता है और बाकी चीजें आधार और लंब कोण के हिसाब से वैरी करते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, साइन थीटा का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे भैया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये लंब और कर्ण, यानी कि लंब जो है वो 1 है और कर्ण जो है वो 2 है, यानी कि यह लंब क्या है 1 है और कर्ण क्या है 2 है। और हमें चाहिए क्या, एक त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में हमें चाहिए कर्ण, आधार और लंब। हमारे पास दो चीजें हैं, लंब और कर्ण। हमें चाहिए क्या, आधार। क्या चाहिए, आधार। तो आधार निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय, L² + A² इज इक्वल टू K²। ठीक है, K का मतलब कर्ण है, L मतलब लंब, A मतलब आधार और हमें आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर इज इक्वल टू K²। L को इस तरफ ले आएंगे L² और A इज इक्वल टू रूट के अंदर है K² और माइनस L²। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू इस पे रखेंगे। हम इसको साफ कर दे रहे हैं। देखिए A इज इक्वल टू K² माइनस L² रूट के अंदर होता है आपका। तो K की वैल्यू हमें दी गई है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस L की वैल्यू 1 है 1 का स्क्वायर, 2 2 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 4 में से 1 आपका चला गया तो बचा 3 और ये रूट के अंदर हो जाएगा, यानी कि आधार हमें मिल गया √3। आधार मिल गया √3। तो चलिए अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कितने होते हैं भैया? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा।
साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, और ये तीनों जो है वो कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार, और कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो हम इनके सभी के वैल्यूज हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे भैया। L की वैल्यू है 1/2 जो आपको दिया गया था 1/2। कॉस के लिए हम क्या करेंगे, कॉस का है आधार, आधार हमें अभी मिला है √3 और कर्ण क्या मिला है हमें 2। tan के लिए बात करेंगे तो tan के लिए क्या है लंब बटे आधार, तो लंब आपका 1 है और आधार क्या है √3 है। कॉसेक की बात करेंगे तो कॉसेक क्या होगा, साइन का उल्टा होगा यानी कि 2/1 या फिर हम इसको 2 कह सकते हैं। कॉसेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है यानी कि 2/√3 हो जाएगा, और कॉसेक जो होता है वो साइन का है तो tan का उल्टा कॉट होता है यानी कि कॉट की वैल्यू tan का ठीक उल्टा कर देंगे यानी कि √3/1 या फिर इसको हम √3 कह सकते हैं। तो ये सवाल आपका इस तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो जरूरी सूत्र है आपका पहला है लंब लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण साइन के लिए, आधार बटे कर्ण कॉस के लिए, लंब बटे आधार tan के लिए होता है। फिर हमें इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। हमें दूसरा सूत्र की आवश्यकता होगी जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। हमें जिसका भी चाहिए होगा इसी सूत्र से हम उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और, ठीक है। तो हम इस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात वाले पहले टॉपिक को हल करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास। दूसरा टॉपिक कहता है जब आपको एक त्रिभुज बना होगा या नहीं भी बना होगा, आपको त्रिभुज में बताया गया होगा कि एक कोण है जो क्या होगा, एक कोण है जो 90 अंश का है, एक कोण जो 90 अंश का है, एक कोण है जो 90 अंश का है, ठीक है। और एक और कोण दिया गया होगा आपका, उसकी तुलना कर उसके अकॉर्डिंग हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताना होता है। इसमें आपको भुजाओं की माप दी गई होती है, एक या दो भुजाओं की माप दे दी जाती है, और बाकी भुजा एक भुजा आपका जो होता है वो अननोन होता है, उसको हमें खोजना होता है। उसके लिए भी हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होता है। यानी कि पिछले सवाल में जितने भी सूत्र लिखे थे हम लोगों ने उन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करके हम नए सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वही पुराने सूत्रों का इस्तेमाल इसमें भी करके अपने मान को प्राप्त करेंगे। यानी कि जैसे एक सवाल है आपका, एक त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज में कोण B समकोण है, AB की माप 3 तथा BC की माप 4 है, तो cos A sin A और tan C का मान निकालिए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सवाल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इस त्रिभुज में रखेंगे। देखिए भैया कोण B समकोण है, A है आपका एक अन्य कोण और C एक अन्य कोण है, ठीक है। अब हम देखेंगे, पहले इनका मान रख लेते हैं भुजाओं का। AB बराबर 3 दिया गया है, AB बराबर 3 हमने लिख दिया, BC बराबर 4 दिया गया है, BC बराबर 4 दे दिया है। अब देखिए त्रिभुज को देख के हम बता सकते हैं कि एक लंब और एक आधार होगा, कोई भी हो, पर हमें जो अननोन है वो कौन है, कर्ण है। अननोन है वो है कर्ण। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे।
पाइथागोरस, जिसको कहा जाता है k² = l² + a²। हम इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि एक ही तरीके से लिखा जाए। l जो होगा, इनमें से किसी भी एक को हम l मान लेंगे, यानी कि हम मान लेते हैं 3 वाला जो है वो लंब है अभी, और आधार है आपका 4, तो 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, ये हो जाएगा आपका 25, और ये बराबर हो गया 5 के। हमें कर्ण कितना मिल गया? 5 मिल गया। कर्ण मिल गया हमें 5, ठीक है, कर्ण मिल गया 5। अब हमारे पास 1, 2 और 3 तीनों मान हमें पता है। अब हम कोण के हिसाब से लंब और आधार का निर्धारण करेंगे, और जो भी पूछ रहा है उसका जवाब हम दे देंगे। हम बात करते हैं cos A का। cos A का, देखिए cos A में कोण बताया जा रहा है, कोण A, कोण A, कोण A के ठीक सामने वाली भुजा होगी लंब, कोण A के ठीक सामने वाली भुजा होगी लंब, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा कर्ण। जिस कोण की बात करेंगे हम, उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, उसके इधर वाला ये कोण हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाएगा आपका कर्ण। यानी कि कोण से सटी हुई भुजा कर्ण और आधार होती है। जो जिन दो भुजाओं के बीच में कोण बनाया की बात की जा रही है, बन रहा है, वो आधार होता है और कर्ण होता है। और जिस भुजा के साथ कोण का अटैचमेंट नहीं होता, यानी कि कोण के सामने होता है, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि लंब होता है। तो हमने बात किया cos A। हमें पता होना चाहिए, जैसे ही हम इन सब टॉपिक को लगाना शुरू करते हैं, हमारे दिमाग में ये बात जरूर होनी चाहिए कि हम लाल बटे कक्का लिख लें। याद करने की जरूरत नहीं है, सूत्रों को याद नहीं किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा बार आप उनका प्रयोग करिए, वो अपने आप याद हो जाएंगे। आपको याद करोगे तो भूल जाओगे। तो हमें चीजों को याद नहीं करना है, हमें चीजों को प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा सवाल लगाएंगे उतने अच्छी तरह से हमारा सूत्र हमारे जहन में बैठ जाएगा और हमें याद हो जाएगा। भैया cos A, यहां से देखेंगे तो बीच वाला होता है cos का, पहला वाला होता है sin का, दूसरा वाला cos का, और तीसरा वाला tan का। तो cos के बीच में हमें मिला आधार बटे कर्ण, और यहाँ पर हमने देखा है आधार 3 है और कर्ण कितना है 5। ये होगी वैल्यू हमारे cos A की। अब बात करेंगे हम sin A की। sin A देखेंगे, पहला वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण। हमारे पास लंब है, हमें पता है ये रहा 4 है, और कर्ण कितना आया है हमारा 5 आया है, यानी कि sin A = 4/5। ये हो गई हमारी दूसरी वैल्यू। और हमें कह रहा है tan C। भैया यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, tan का जो कर्ण और आधार के साथ का संबंध है वो तो फिक्स होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लेकिन यहाँ पर लंब और आधार की वैल्यू बदल जाएगी tan C के लिए। हम यहाँ पर दूसरा त्रिभुज बना देते हैं उसी को। ये रहा आपका, ये रहा B, A और C। हमने बात किया कोण C के बारे में, तो C के सामने वाली भुजा अब लंब ये हो जाएगी, जिसकी वैल्यू आपको 3 दी गई है, और ये हो जाएगा आपका आधार, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको 4, और ये हो जाएगा आपका कर्ण जो हमेशा स्थिर रहता है, इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 5। तो देखिए भैया लंब और आधार हमें मिला, लंब कितना आया है 3 और आधार कितना आया है 4, यानी कि tan C = 3/4। ये tan C की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आज हमने 2 टॉपिक के बारे में बात किया है, ठीक है, और तीसरे टॉपिक के बाद अभी हम बाद में करेंगे। ठीक है, आज आप इन 2 टॉपिक पे जितने भी सवाल हो सके अपनी बुक से देखिए और सॉल्व करिए।